हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये बात तो तय है कि आप लोग किस्मत के बहुत धनी हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं सीबीएसई बोर्ड से। और सीबीएसई बोर्ड बच्चों की पढ़ाई की राह को हमेशा आसान करने की पहल करता है। आपको मालूम है 2021 में सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों के 10th और 12th बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करके उनको एक लॉटरी दी थी, और बाद में और बोर्ड ने फॉलो किया था। जिसने पहले कंडक्ट कर लिया बिहार बोर्ड, उसको छोड़ के बाकी सब ने भी इसी को फॉलो किया और रिजल्ट छोड़ दिया स्कूल वालों पर। लेकिन स्कूल वो जो कि सीबीएसई बोर्ड रूल्स को पूरा फॉलो करते हैं, क्योंकि ये पेरेंटल एग्जाम है, वहाँ बच्चों के आराम से मस्ती से नंबर बहुत आराम से बहुत अच्छे नंबर आए। और अब देखिए ये सीबीएसई बोर्ड ने आपके बोर्ड एग्जाम को आगे के लिए और कितना आसान कर दिया है, पैटर्न को कितना आसान कर दिया है। हटा दिया सब्जेक्टिव पैटर्न और कर दिया ऑब्जेक्टिव पैटर्न। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस है, जितने भी आपकी साइंस सेक्शन का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या नॉन साइंस सेक्शन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर में ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। तो अगर आप अभी बोर्ड के अंदर भी इस पैटर्न की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, और आगे आपका डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, चार्टेड बनना हो, उसकी राह भी आसान हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव पैटर्न उसमें इतना आसान क्यों? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वहां कुछ लिखना नहीं, आंसर निकालना नहीं है, आंसर लिखना भी नहीं है, आंसर केवल छांटना है, क्योंकि वहां ऑप्शंस होते हैं। बस ऑब्जेक्टिव पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऑफलाइन मोड पे होती है तो ओएमआर शीट, क्योंकि वो आपके रिजल्ट का करता धरता है, सब कुछ पे डिपेंड करता है। और आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक साथ सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन सीबीएसई के आपके एक एक सब्जेक्ट का अलग एग्जाम होगा। ये मालूम है आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न में इसने 2 टर्म बनाए, टर्म 1 अभी दिसंबर में चालू हो रहा है। तो अगर उसकी हम बात करें तो वह आपके हर पेपर का हर दिन अलग एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, तो हर बार ओएमआर शीट को भरेंगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम उसका स्मार्ट तरीका भी देखेंगे, लेकिन आपका बेस अच्छा बन जाएगा, नींव अच्छी बन जाएगी, तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही सहज सरल हो जाएंगे। बस आपका इतना एक अंदर का विश्वास होना चाहिए कि अगर मेरे पढ़े हुए टॉपिक है तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, प्रॉब्लम नहीं बन सकता। मैं आपको तरीका भी ऐसा बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन अगर नॉलेज का है तो आप आराम से, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, स्मार्ट तरीके से आंसर नहीं आता तो भी आप स्कोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहां पैटर्न आपका भले नेगेटिव मार्किंग हो कि कैसा भी हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां तक के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और अभी तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए हम किसी भी क्वेश्चन के लिए समय लगाएं, कुछ मेहनत लगाएं, तो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, उसमें स्कोर बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। बस हीरो बनना हमको, इसलिए आज का सेशन का नाम ही रखा है कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे टर्म 1 जो डिसाइड हुआ है, उसमें हर सब्जेक्ट के पेपर को पूरा फोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना और नंबर पूरे जोड़ना। तो बस साथ साथ चलिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको लगेगा कि आप स्मार्ट बन गए हो, ये आर्ट आपकी अगर तैयार हो जाएगी तो आपको बहुत आसान लगेगा। हमारा ये टर्म 1 कितना आसान हो गया आगे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। पहले इस पैटर्न को समझने से पहले एक बात देख लें कि हमारे लिए इस पैटर्न ने क्या क्या रखा है, पहले उसको एक ब्रीफ देख लें, ताकि हमारे पेरेंटल रूल हमेशा दिमाग में रहें और हमको लगे यार पढ़ाई कितनी आसान हो गई, बस केवल रूल का कुछ ध्यान रखना है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे साइंस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अभी तो आपको मालूम 10th और 12th बोर्ड दोनों का पैटर्न टर्म 1 दिसंबर में चालू होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले एक स्लाइड आपके सामने है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सभी सब्जेक्ट में, वो आपके 12th के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश हो, या 10th के हिसाब से साइंस, मैथ्स, इंग्लिश हो, उसमें उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ABC में बांटा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस में AR क्वेश्चंस, जिन्हें कहते हैं एजम्पशन रीजन क्वेश्चन, जिनमें एनालिसिस करने का स्मार्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ चलिएगा। उसमें AR क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैथ्स में नहीं बन सकते इसलिए नहीं है। थर्ड पॉइंट है आपका कि आपके 10th साइंस और मैथ्स में सेक्शन C में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। पैराग्राफ कुछ आपको दिया जाएगा, उससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन चाहिए एडवांस में आते पैराग्राफ वाले, तो वहां का बेस तैयार होगा। मतलब देखिए आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे नेचर के क्वेश्चन होते हैं, उसके हिसाब से यहां पर आपका बेस बनाया जा रहा है, कितना आपका सपोर्ट कर रहा है सीबीएसई बोर्ड पैटर्न। फोर्थ पॉइंट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। मतलब यहां पे बिल्कुल सेम है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, एक क्वेश्चन के नंबर कितने अभी अपन आगे देखेंगे, बिल्कुल बराबर है। और क्या डिफरेंस आगे है वो भी देखेंगे। तो लास्ट पॉइंट है, सेक्शन जो डिवीजन ऑफ 10th क्लास सेक्शन इज सिमिलर टू 12th बायोलॉजी एंड 10th मैथ्स इज सिमिलर टू 12th मैथ्स।
मतलब 10th क्लास का जो साइन है, साइंस सेक्शन, वो बिल्कुल 12 के बायोलॉजी के जैसा है, और 10th और 12 दोनों का मैथ सेक्शन एक जैसा है। इसमें क्वेश्चन किस कैटेगरी के हैं इसको भी हल्का सा देख लें, एक निगाह देखें। 3 तरह के क्वेश्चन रखें, कहां पर पेन चलाना है, कहां पे ब्रेन भी चलाना है, और कहां दोनों का साथ साथ कॉम्बिनेशन लेके चलना है, कभी ब्रेन कभी पेन, कभी पेन कभी ब्रेन। तो पहला नेचर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग मतलब मेमोरी, रिमेम्बरिंग है आपने चीज को, सब्जेक्ट को पढ़ लिया, अंडरस्टैंड के हिसाब से उसको मेमोरी में कन्वर्ट कर लिया, बस वहां पे आपको स्टैटिक मेमोरी फॉर्म में क्वेश्चन को करना है। दूसरा नेचर एप्लीकेशन टाइप, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस होता है, वहां नॉलेज के एप्लीकेशन पर आपको चेक किया जाता है। तो सीबीएसई का पैटर्न टर्म 1 उसमें भी आपको तैयार कर रहा है। और तीसरा है एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग टाइप। एनालाइजिंग का मतलब यहाँ पे जो एआर क्वेश्चंस होंगे उनका नेचर होगा एनालिसिस करके आपको आंसर तैयार करना, आंसर ढूंढना कह दीजिए। इवैल्यूएटिंग का मतलब न्यूमेरिकल्स, उसमें वो न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें एक से ज़्यादा फॉर्मूले लगेंगे। और क्रिएटिंग टाइप का मतलब अगेन वही केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, पैराग्राफ वाले। हम यहाँ पे अभी ज़्यादा वेटेज दे रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से साइंस सेक्शन में, इसलिए इंग्लिश को यहाँ नहीं लिया है। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में आपके सामने चार्ट है। आप चाहें तो इसका फोटो के हिसाब से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिजिक्स 38% फर्स्ट नेचर है, केमिस्ट्री में 40% है, मैथ्स में 55% है, बायो में 50% है। सेकेंड नेचर एप्लीकेशन टाइप, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस तैयार करेगी, उसमें फिजिक्स में 32% है, केमिस्ट्री में 30% है, मैथ्स में 25% है, बायो में 30% है। और तीसरा जहाँ पे एआर क्वेश्चंस का मैंने एक सेशन लिया था बच्चों, जिसने अभी तक मुझको अगर ज्वाइन नहीं किया है, मेरा जो चैनल है एलन ब्रिजेश माहेश्वरी, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे कर लेना। मैं आपके साथ साथ आगे तक चलूंगा। इसमें मैंने एक सेशन लिया था 19 अगस्त को, क्योंकि जेईई मेंस में एआर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें एआर को हम कैसे बनाए यार और स्कोर कर ले तैयार, उस बेसिस पे उसको लिया था। 19 अगस्त को लिया था, उसको आप आराम से देख सकते हैं। आज अगर समय अलाउ करेगा तो उसको भी बात करेंगे। तो एनालाइजिंग का मतलब है एआर क्वेश्चंस। इवैल्यूएटिंग के बाद मतलब जहाँ पे हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ करने, तो वहाँ प्रिकॉशन रखनी है, वहाँ हम कभी भी कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट नहीं करें। अगर अप्रोक्सीमेट आपकी कैलकुलेशन में एरर आ जाएगी, आप करेंगे एज ए अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे, तो एरर आपकी मल्टीपल होती जाएगी। इसलिए जहाँ पे एक से ज़्यादा फॉर्मूले होंगे वहाँ बिल्कुल टू द पॉइंट कैलकुलेशन करेंगे। और क्रिएटिंग टाइप का मतलब है जहाँ पर आपको केस बेस्ड स्टडी के हिसाब से पैराग्राफ मिलेंगे। तो सेकंड जो एप्लीकेशन टाइप है उसमें फिजिक्स में 32% है, केमिस्ट्री में 30% है, मैथ्स में 25% है, बायो में 30% है। और थर्ड कैटेगरी जो है उसमें फिजिक्स में 30%, केमिस्ट्री में 30%, मैथ्स में 20% और बायो में 20%। अब आप देख रहे हो इसमें क्वेश्चंस को जो कैटेगरी बना रखी है, उसमें सबसे पहले कैटेगरी के हिसाब से जो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमको दोनों तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, दोनों का बेस अच्छा तैयार होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि सिंगल करेक्ट आंसर है या सिंगल करेक्ट या मोर देन वन करेक्ट आंसर। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जहां पे 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सब कैटेगरी की बात करें कि इसमें और कितने तरह से अगर हम उसको डिस्टिंग्विश करें कि वैरायटी क्या क्या हो सकती है, तो उसमें कोई ग्राफ क्वेश्चन है, कोई यूनिट वाला क्वेश्चन है, कोई चीज़ की प्रॉपर्टी क्वेश्चन है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसकी प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन आ गया। कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो एक बहुत सीधी सी बात है, हर सब्जेक्ट के लिए होता है। न्यूमेरिकल्स जहाँ पे फिजिक्स है, जहाँ पे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री व न्यूमेरिकल है। डायग्राम बेस, कोई भी आपको डायग्राम बेस देकर पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न सही है। और सर्किट बेस, जैसे कि 12th में आप सर्किट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसमें फिजिक्स में, तो ये फिजिक्स को लेकर अपन कह सकते हैं कि कई वैरायटी हो गई। एक केवल एग्जाम्पल लिया है, लेकिन एक आइडिया हो गया कि कितने तरह के एज ए टॉपिक बेस क्वेश्चन हो सकते हैं। नेचर क्वेश्चन का 3 हो गया है, एमसीक्यू, एजम्पशन रीजन और केस स्टडी बेस। एक साइड आगे और देखते हैं जिसमें ये मालूम पड़ेगा सेक्शन ए बी सी में ये हमारे सभी सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने हैं। तो ऊपर यही लिखा है सिलेक्शन के हिसाब से हमको कितना आसान लगेगा अगर हम इसमें देखें। एक चॉइस हमारे पास है, सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसमें आप देख सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिजिक्स में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में दिख रही चॉइस, फर्स्ट में 20 आउट ऑफ 25 करना है, सेकेंड में 24 में से 20 करना है,
और सेक्शन सी में 6 में से 5 करना है, जिसमें आपको बता रखा है कि हर क्वेश्चन के नंबर 0.77 है, कोई भी नेचर क्वेश्चन हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैंने शुरू में कहा था तरीका ऐसा करेंगे कि अगर आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, आंसर नहीं आता तो भी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव होगा, मार्क आपको मिलेगा, स्कोर मिलेगा, कहीं हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। इसमें AR क्वेश्चन की नंबरिंग फिक्स कर दी है 45 to 49 और आगे 52 से 55 आपके पैराग्राफ के हिसाब से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। सेम बिल्कुल केमिस्ट्री का है, मैथ्स में हल्का सा डिफरेंस है। सेक्शन ए आपको फर्स्ट सेक्शन में आउट ऑफ 20 अटेम्प्ट करने 16 क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसके अंदर, मेरे को इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देख रहे हो मैथ्स में हर क्वेश्चन के नंबर 1 है, यहाँ कोई AR क्वेश्चन नहीं है। और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है 46 से 50। बायोलॉजी में आपको दिख रहा है 3 सेक्शन में किस में से कितने करने हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि बायोलॉजी में एक क्वेश्चन का नंबर 0.7 है। और इंग्लिश की बात करें, और ये बायोलॉजी में जो आपका बिल्कुल दिख रहा है 12 के हिसाब से, 10th में साइंस का बिल्कुल सेम ऐसा ही है। और जो 5th सब्जेक्ट इंग्लिश की बात है उसमें 12 का हो या 10 का हो, दोनों का बिल्कुल सेम है। तीनों सेक्शन दिख रहे हैं किसमें कितने क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का है। यहाँ पे कोई आपके लिए किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर इसमें टोटल मार्क्स की बात करें तो ये टोटल मार्क्स फुल मार्क्स के हिसाब से, मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से पेपर फिजिक्स 35 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 35 का है। ऐसे आपके लिए सब्जेक्ट दिख जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन करने, जब आपको दिख रहा है 40 क्वेश्चन है, एक नंबर, तो 40 मार्क्स का मैथ्स हो गया। ऐसे 50 इंटू 0.7 कर लेंगे तो बायो 35 मार्क्स की हो गई। ऐसे आप 50 इंटू 0.8 कर लेंगे तो 40 मार्क्स की इंग्लिश हो गई। अपने को हर सब्जेक्ट का दिख गया है कि हमारे लिए यहाँ पर कहीं पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और किस में AR क्वेश्चन है, तो हमारे लिए अब ये पैटर्न दिख रहा है। इस पर बेस हमको हर सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट करना है, जहां उसका नेचर ऑब्जेक्टिव है। आपके पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे जो आपके हमेशा हेल्पर होंगे, लेकिन सबसे बात इंपॉर्टेंट है जो बचपन से हमको सिखाई जाती है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा जाए। इसलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ें उससे पहले कि हम पेपर में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्मार्टनेस क्या होनी चाहिए, और बाद में हमारा जो करता धरता हमारा मिरर है OMR फॉर्मेट, उसे कैसे भरना चाहिए, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसकी स्मार्टनेस, उसकी आर्ट हमको डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो अब ध्यान से चलना मेरे साथ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, कुछ भी पॉइंट बोल रहा हूं उसका भी मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, और उसको अपन ध्यान से 1 बाय 1 लेके चलेंगे। पहले मैं इस स्लाइड को ले रहा हूं। जितने भी हमारी नॉर्मल कोई एग्जाम हो जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें हमसे जो सिली मिस्टेक हो जाती है, जिसमें अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो स्कोर 0 हो जाता है, और टाइम भी वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई, मेहनत पूरी वेस्ट हो गई। और जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहां तो लेने के देने पड़ जाते हैं और रिस्क ज्यादा होती है। तो ये जितने भी सिली मिस्टेक होती हैं इनको मैंने पॉजिटिव करके लिखा है, इसलिए बच्चों आप इसका भी चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे टॉप लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह के फॉर्मेट पूछा हो, वो आपका सिंगल करेक्ट आंसर हो कि मोर देन 1 करेक्ट आंसर क्वेश्चन हो, कि AR क्वेश्चन हो या केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का हो, क्वेश्चन को हमेशा अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए। कई बार हम सीधे क्वेश्चन का ऐसे एक साथ पढ़ते हैं तो हमको एक बार में जितने भी उस पर क्वेश्चन वो सब एक साथ नजर आ रहे हैं, यानी फोकस नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं हो रहा, तो एरर होगी, पक्की बात है, वहीं सिली मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए बचपन की पढ़ाई याद करी, जब स्कूल जाते थे एक ऑरल एग्जाम होता था नर्सरी के अंदर, वो आपको एक पैराग्राफ पढ़ाते थे, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। उस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए मुंडी झुकानी पड़ती थी, उंगली रखनी पड़ती थी, उंगली चलानी पड़ती थी, और फिर ध्यान रखना पड़ता था कुछ पेरेंटल रूल का, जहां कोमा आ गया हल्का से रुकिए, फुल स्टॉप ज्यादा रुकिए। वो तरीका हमारे आगे जितने भी एग्जाम है, जितनी भी पढ़ाई है, उसकी बहुत बड़ी एक नींव डिसाइड करता है। तो क्वेश्चन को हमेशा अंडरलाइन करके पढ़िए, स्टॉप लुक गो के हिसाब से कोमा रुकिए, फुल स्टॉप पे ज्यादा रुकिए। देखिए आपका क्वेश्चन फ्रेमर आपका हेल्पर बन जाएगा, वो आपका एक गाइड बन जाएगा, और उससे अच्छा गाइड आपको नहीं मिल सकता जिसने उस क्वेश्चन को लिखा है, वो अपने आप उस पहेली को खोल देगा। दूसरा,
मेमोरी बेस कभी आंसर टिक नहीं करना चाहिए। जहां भी आपको कोई आंसर याद है, ये नहीं आपने देखा कि कौन से ऑर्डर पे वो ऑप्शन लिखा हुआ, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऑप्शन आपके लिए हेल्पर हैं। आपका जो आंसर कहीं आप भूल नहीं जाओगे, बस थोड़े सेकंड ज्यादा लगेंगे, कुछ 15-20 सेकंड, सारे ऑप्शन को देखिए ताकि कभी आपका आंसर बोथ ऑफ देम हो, ऑल ऑफ देम हो, तो उसको आप ढंग से वहीं टिक कर सकें, एग्जाम पेपर देने के बाद बाहर आके नहीं मालूम पड़े। इसलिए सीधे मेमोरी बेस पे कभी आंसर टिक नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चों से गलती बायो में होती है, या कोई भी सब्जेक्ट जहां पे आपके लिए कंसेप्चुअल, थियोरेटिकल बेस, लॉजिक बेस क्वेश्चन होता है, उसमें जहां पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप मेमोरी बेस पे टिक करते हो तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए सारे ऑप्शन को पढ़िए, फिर आराम से जो आपको मोर करेक्ट लग रहा है, मोर एप्रोप्रिएट लग रहा है, उसको आराम से कॉन्फिडेंस से टिक करिए ताकि ये कभी सिली मिस्टेक नहीं हो। तीसरा अब और इंपॉर्टेंट, क्या पूछा इसका ध्यान रखते हुए सारे ऑप्शन को पढ़ना। आजकल थोड़े से शातिर दिमाग के लोग हैं, ये जो पेपर फ्रेमिंग करते हैं कोई भी सब्जेक्ट में, आजकल ऐसे ही पूछ लेते हैं, विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, विच इज इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी आपको चेक किया कि आप अलर्ट हैं, एक्टिव हैं कि नहीं। नॉट करेक्ट तो नॉट पे ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिए, नॉट करेक्ट यानी कि आज गलत ढूंढना है, गलत छांटना है। नॉट इनकरेक्ट, इसका मतलब वापस से क्या हो गया, सही छांटना है। तो अगर आप हल्का सा भी स्लिप कर गए, वहीं गलती हो जाएगी। इसलिए आपने आराम से उसको अंडरलाइन करके अपने को दिखा दिया कि आप अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, लेकिन स्मार्ट है कि नहीं ये भी आगे ध्यान रखना है। क्योंकि आज तक की पढ़ाई में मान लो आपको मालूम पड़ गया आज तो गलत छांटना है, लेकिन आज तक की पढ़ाई में आपसे स्कूल पढ़ाई हो कि कहीं की पढ़ाई हो, आपसे कोई भी सब्जेक्ट में क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो, ये नहीं कहता कोई गलत आंसर बताओ, ये नहीं बोलता कोई सही आंसर बताओ, सिर्फ पूछा कि आंसर निकला क्या। तो आपकी आदत है सही निकालने की, सही बोलने की, सही लिखने की, सही कहने की, सही ढूंढने की, लेकिन आज आपको चेक कर रहे हैं कि आप स्मार्ट है कि नहीं, कि आज आपसे पूछा है गलत, नॉट करेक्ट, यानी कि आज आपको गलत को छांटना है जो आगे ऑप्शंस उसमें। इसलिए यहां पे स्मार्ट बनने का तरीका बता रहा हूं। जैसे लिखा है विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, नॉट करेक्ट पे तो आपने अंडरलाइन करके मालूम कर लिया कि आज गलत छांटना है। आप स्मार्ट है कि नहीं, इसके लिए आपने फॉलोइंग के बाद एक बड़ा सा क्रॉस बना लिया। अब आगे ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप खुद बताइए क्या चीज आपको आराम से नजर आएगी, बड़ा सा क्रॉस कंपेयर टू अंडरलाइन। यानी आपको ध्यान रहेगा, वो बड़ा क्रॉस बताएगा कि आज मुझे गलत छांटना है। अब एक एक ऑप्शन को पढ़ते जाइए, वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। आराम से पहला पढ़ा, जैसे खत्म हुआ ये तो सही है, लेकिन ऊपर देखा क्रॉस, आपने वहां पे टिक कर दिया एज ए स्टेटमेंट ट्रू, आपने ऑप्शन ऑर्डर पे उसको आंसर मान के टिक नहीं किया। दूसरा पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन मार्क बन गया, कोई बात नहीं। तीसरा पढ़ा, पढ़ते लगा ये तो बिल्कुल सीधा सा एक शाश्वत सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट है, सीधा कंसेप्ट है, उसको भी आपने जहां फुल स्टॉप हुआ वहां पे एज ए स्टेटमेंट ट्रू है, राइट टिक कर दिया। और चौथा पढ़ा, आपको लगा सीधे ये तो कंक्लूजन है किस चीज का, आपने उसको भी टिक कर दिया। चारों ऑप्शन आपके पूरे हो गए। देखिए इसमें 3 तरह के खास फायदे हुए। पहला, वो क्रॉस आपको बताता रहा कि हमें आज क्या छांटना है, क्वेश्चन का नेचर है गलत पूछ रहा है, तो आपको लास्ट ऑप्शन तक ध्यान रहा उस क्रॉस के कारण कि गलत छांटना है। दूसरा, ऑटोमेटिक आपने सारे ऑप्शन पढ़े, यानी आपने मेमोरी बेस पर आंसर टिक नहीं किया। और तीसरा गजब का फायदा, आपने 3 को जवाब दे दिया था एज ए स्टेटमेंट ट्रू, एक जगह बन गया था क्वेश्चन मार्क जो आपको नहीं मालूम क्या है, लेकिन एज ए पूछा था क्या गलत है वो छांटना था। 3 स्टेटमेंट आपके क्या हो गए, ट्रू, जो कि अभी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि छांटना गलत है। तो जो क्वेश्चन मार्क था आपने यहां पे ऑप्शंस को पढ़ के अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिक्वेस्टेड, क्या पूछा है, ध्यान रखते हुए 3 ऑप्शन को आंसर के लिए फेल कर दिया क्योंकि वो स्टेटमेंट ट्रू है, हमें तो गलत छांटना है। तो जो रह गया आफ्टर दिस एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, वही आपका आंसर हो गया। और बिल्कुल बिंदास बोल्ड होकर कॉन्फिडेंस के साथ उसको टिक कर दीजिए। ये बच्चों बहुत स्मार्ट तरीका है, ये एक ब्रह्मास्त्र है। ये ऐसा तरीका है जिसमें आपको सीधे आंसर नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन को अपना बना लिया, वो आपको स्कोर देगा। और ये स्मार्ट तरीका सबसे ज्यादा काम करता है स्पेशली जे एडवांस के अंदर, जहां पे एक करेक्ट या एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होते हैं, 1 करेक्ट या मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन होता है। और वहां पर बच्चों को यह तरीका उनको हमेशा कॉन्फिडेंस में रखता है
अगर एक आंसर रह जाएगा तो भी एक, दो हो जाएंगे तो भी दो, लेकिन अब नंबर तो दो, क्योंकि वहां नेगेटिव नहीं होगा। और आपके तो अभी हाल टर्म 1 के अंदर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। यह कहलाता है ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी, एक ऐसा तरीका, स्मार्ट तरीका, जिसमें आपका सीधे आंसर नहीं मालूम था, लेकिन आपका क्वेश्चन पढ़े हुए एक टॉपिक का था, नॉलेज का था, इसलिए आपने उसको भी अपना बना लिया। इसी को मैंने, आप देखिए 7 पॉइंट पे लिखा है, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन के लिए ब्रह्मास्त्र। मल्टीपल आंसर मतलब जहां एक से ज्यादा आंसर हो, जिसको जो एडवांस में कहते हैं 1 करेक्ट या मोर देन 1 करेक्ट सेक्शन, तो वहां ब्रह्मास्त्र का काम करता है। अब इसके बाद जो आपका सेक्शन है जहां पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसकी बात कुछ है। 4th है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूनिट का ध्यान रखना। बहुत सीधी सी बात है, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो मालूम पड़ा कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, हीट पे कर रहे हो, टेम्परेचर दिया आपको सेल्सियस में, लेकिन फॉर्मूले में चलता है केल्विन, तो पहले उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करो, फिर लास्ट में निकलेगा केल्विन में, लेकिन मतलब ऑप्शन दे रखे हैं आपके सेल्सियस में, तो वापस उसको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करो। यानी ये आपके थोड़ा पेशेंस को और थोड़ा सा स्मार्टनेस को चेक करते हैं कि न्यूमेरिकल में यूनिट का आप ऐसा प्रॉपर ध्यान रखें। कई बार आपका जो न्यूमेरिकल के हिसाब से डिजिट निकली है, उसमें हो सकता है कि ऑप्शन कभी मीटर में भी हो, सेंटीमीटर में भी हो, तो वहां भी आपको ध्यान रखना है जो निकला है उसके हिसाब से वो यूनिट मीटर की है कि सेंटीमीटर में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, फोकस करते हुए आराम से तसल्ली से करिए। और कहते पेशेंस की तो गजब की ताकत है। कहते जिसने पेशेंस रखा उसको अपनी डिजायर चीज मिल ही जाती है, बस केवल हल्का सा हाथ बढ़ाना है, हल्का सा साथ लेना है कि पेशेंस के साथ हम उस ऑप्शंस को चेक करें कि उसकी यूनिट प्रॉपर क्या है। लेकिन जहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारे एक से ज्यादा फॉर्मूले लगते हैं, जो मैंने शुरू में कहा था, जो आपके बोर्ड पैटर्न में इस समय टर्म 1 में ऐसे आएंगे, वहां पर आप कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करें। ज्यादा कैलकुलेशन हो सकती है, ज्यादा लग सकते हैं फॉर्मूले, इसलिए यहां पे 5th पॉइंट है, क्लियर स्पेस में कैलकुलेशन करना। हमारे पास जो रफ स्पेस के लिए कागज देते हैं, कई बार कम पड़ जाता है कि हम बहुत जगह कैलकुलेशन कर लेते हैं और पहले काफी भर जाता है। अब किसी नए क्वेश्चन को आपको कैलकुलेट करना है तो पहले से बहुत कुछ कर रखा है आपके वहां रफ वर्क, तो एक क्या करो, एक हल्का सा बॉक्स बना लो। एक जैसे आपने रेक्टेंगल ब्लॉक्स बना दिया, एक रेक्टेंगल बनाकर बॉक्स बन गया। अब जो भी पहले की कैलकुलेशन वो बिल्कुल बाउंड्री के बाहर हो गई। अब वो जो स्पेस आपने क्रिएट करी है क्लियर, उसमें आराम से कैलकुलेशन करिए। अब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, प्रॉपर आपको साइन दिखेगा, कोई इनटू है कि प्लस है कि माइनस है कि डिवाइड है, पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी कैलकुलेशन में कोई भी सिली मिस्टेक एनकाउंटर नहीं होगी। तो ये भी एक स्मार्ट तरीका है। और वैसे भी आपको जब रफ स्पेस होती है तो उसमें बिल्कुल बहुत ध्यान से, अगर कोई जना एक चावल के दाने पर कोई श्लोक लिख सकता है, तो हम जहां स्पेस में कागज है, हम उसमें वहां पे ध्यान से शुरू से ही कैलकुलेशन को बहुत ऑप्टिमिस्टिक के हिसाब से स्पेस को यूज करते हुए क्यों नहीं करें। और कभी आपको लगता है कि हमारी राइटिंग बड़ी है तो आप पेंसिल से करिए, ताकि आप उसको रबड़ के हिसाब से जब चाहे मिटा के वापस कर सकते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारी ओवरलैपिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, उससे कई बार बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है, इसका ध्यान रखें। 6 नंबर OMR फिलिंग, स्मार्ट तरीका, इसको भी अलग से देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमारा मिरर है, करता धरता है। 7 को मैंने आपसे बात कर ही दी है। अब OMR फिलिंग पे आते हैं। आपका भी यहां पर OMR फिलिंग को एक नया पैटर्न दिया गया है। बच्चों आप में से कई ने देखा होगा, आपके OMR फिलिंग में 4 बबल दे दिए, मान लो ABCD के लिए, फिर एक बॉक्स दे दिया राइटिंग के लिए जो आपको खुद को लिखना है, और लास्ट में एक बॉक्स और दे दिया उसी क्वेश्चन नंबर के लिए। सबसे पहले इसमें जो गलत तरीके वो आपको पूरा समझा रहे हैं, हमें इसको अभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो हमारे हेल्पर हैं। कि आपने केवल डॉट लगा दिया या टिक क्रॉस कर दिया या टिक राइट कर दिया, आपका वो नहीं माना जाएगा। यहां तक मैं तो कह रहा हूं कि आपने 2 बबल कर दिए या 4 बबल कर दिए तो भी नहीं माना जाएगा। ये सब आपने अपने हिसाब से ऑप्शंस को सोचा कि ये आंसर हो सकता है, अभी आपने कंफर्म नहीं किया। कंफर्म आपका तब कहलाएगा बच्चों जो राइटिंग बॉक्स में आप प्रॉपर उसको लिखकर बबलिंग करेंगे। इसलिए राइटिंग बॉक्स आप देखिए, मैंने इसको यहां पे लिख रखा है कि सबसे पहले आपके जो शुरू की बात है वो आपके ऑप्शंस को आप लेके कर रहे हो, लेकिन फाइनली आपका फॉर राइटिंग रेस्पॉन्स वो आपको लिखना होगा उस बॉक्स में, जिसको आपको बॉक्स करके मैंने रेड कलर से लिखा है। और उसके बाद आपको लगता है यार, क्योंकि मेरे को सपोज मान लो 25 में से 20 क्वेश्चन करने हैं और शुरू में आपको लगा क्वेश्चन हो सकता है मैं गलत हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आगे आपके पास ऑप्शन है,
तो आगे बढ़ तो जाइए, लेकिन जहां आपको ऐसा लग रहा है आप वहां पर जो फाइनली एक आपको सर्कल बना के दे रखा है, अगर उसको फिर भर देते हो OMR के हिसाब से, पूरा फिल कर देते हो, सर्कल को पूरा बबलिंग करना है, तो फिर वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। बच्चों वापस इसको ध्यान समझ लो, क्योंकि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन ABCD दिए हैं, उसमें अगर आप कुछ भी भर दो, एक को पूरा बबल कर दो, बी को पूरा बबल कर दो, या चारों को पूरा बबल कर दो, तो भी क्वेश्चन आपका नहीं माना जाएगा, जब तक कि राइटिंग बॉक्स में आप उसमें फाइनल नहीं लिख देते। जो आप फाइनल लिख दोगे वही आपका आंसर माना जाएगा। और अगर उसके बाद कभी आपको लगता है कि डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा सही नहीं है, आगे आपको क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्फिडेंस का मिल गया और आपको तो चॉइस के हिसाब से 20 और 25 करना है मान लो, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को जिसपे आपको डाउट है, उस क्वेश्चन नंबर पर अगर बबल कर देते हो, तो उस समय वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। ये तो एक क्वेश्चन की बात हो गई। अब आता है कि आपके पास 20 आउट ऑफ 25 करने हैं, और मान लो आपने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रखा और आपने 22 क्वेश्चन कर दिए, 21 क्वेश्चन कर दिए, यानी ज्यादा कर दिए, तो जो फर्स्ट 20 हैं वही आपके माने जाएंगे। और फर्स्ट 20 में अगर कोई आपने ऐसा कर दिया जिसमें आपस आपने लास्ट में क्वेश्चन नंबर पे बबल कर दिया, तो फिर वो काउंट नहीं होगा। इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना। ये पहली बार OMR फॉर्मेट इस तरह का CBSE ने डेवलप किया है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, लेकिन इसमें आपके पास चॉइस रखी है कि आपको अगर कहीं पे भी ऐसा लगे कि यार इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट के हिसाब से नॉट अटेम्प्ट करने के लिए उस क्वेश्चन नंबर पे बबलिंग कर सकते हैं। और बाकी आपके सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, जिसमें आराम से क्वेश्चन नंबर है, उसको ढंग से क्वेश्चन नंबर है उसको प्रॉपर देखिए, क्योंकि आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं होता कि एक बार में हर क्वेश्चन आ रहा है, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, और उसके हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करने की, जहां पे एक सब्जेक्ट का पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक साथ 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है इंजीनियरिंग साइड के अंदर, और नीट एग्जाम मेडिकल का जो होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। तो वहाँ तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपने स्टार्ट किससे किया, बायो से किया या केमिस्ट्री से किया। जनरली नीट वाले बच्चे बायो से करते हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे केमिस्ट्री से करते हैं, जो भी उनको तरीका अच्छा लगता है उससे करते हैं। लेकिन वहाँ ध्यान रखना पड़ता है हमने किस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। कहीं हमारा सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट किया हमने केमिस्ट्री से और भर दिया हमने फिजिक्स में, तो गलत हो जाएगा, और वहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है, तो वहाँ तो गजब का असर पड़ता है। यहाँ आपके लिए ये कि आपको यहाँ पे हर तरह की OMR शीट जो हो सकती है उसके लिए CBSE आपको कितना अच्छा तैयार कर रही। जो बच्चे भी 10th में होंगे वो तो अभी से तैयारी चालू कर देंगे, जब भी 12th के हिसाब से एग्जाम देंगे 2022 के अंदर, उनको भी तैयारी के हिसाब से मौका मिलेगा। और अभी टर्म 1 में तो आपको हर सब्जेक्ट का अलग एक OMR शीट भरनी है, तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी और अच्छा आप तैयार हो जाएंगे। तो अभी इस समय आपके जो भी OMR शीट है उसमें आपको ध्यान रखना है प्रॉपर फिलिंग करते समय किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसका नंबर वहां पर क्या है, उसके हिसाब से उस नंबर को ढूंढ के OMR शीट में आराम से 3 स्टेप का ध्यान रखिए। शुरू के 4 जो आपके सर्कल है ABCD, उसमें आप कुछ भी भर दीजिए, आपका आंसर अटेम्प्ट के साथ तब तक नहीं माना जाएगा आप बॉक्स में नहीं लिखते हैं, वही आपका फाइनली माना जाएगा। और इसका सर्कल जो एक और आगे अगर आपको लग रहा है तो आप उसको भी भर के क्वेश्चन को नॉट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये प्रैक्टिस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छी तरह से बहुत बारीकी से समझकर अपने को तैयार करना। इसके शुरू में आप 2-3 बार आराम से शांत होकर समझ कर कि यार मैं इस क्वेश्चन को मान लो कर रहा हूं, तो किस कंडीशन पे मेरा अटेम्प्ट कहलाएगा, किस कंडीशन पे नॉट अटेम्प्ट कहलाएगा। और बबलिंग करने का जो तरीका बताया, आप देख रहे रॉन्ग मेथड और करेक्ट मेथड बता रखा है। हम करते टिक कर दो, फॉर्म भरते हैं टिक कर देते, नहीं, यहाँ बबलिंग पूरी करनी है। पार्शियल फिलिंग कर रहे हो, 3/4 फिलिंग कर रहे हो, सेमी सर्कल फिलिंग कर रहे हो, कभी कोई चीज नहीं मानी जाएगी। फाइनली आपका आंसर पूरा बबल होना चाहिए तो माना जाएगा। तो ये आपका यहां पर तरीका OMR शीट का बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पेपर अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका होता है सब्जेक्ट एक हो कि एक साथ 3 सब्जेक्ट हो। टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। क्वेश्चन पढ़ते ही जो हम अंडरलाइन करके पढ़ते हैं मालूम पड़ जाता है अभी, कभी या कभी नहीं। कभी नहीं का मतलब डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मालूम या उस पर थॉट डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप टेक इट इजी एंड मेक इट इजी करेंगे तो आराम से फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए आपका एक्स है, आपने स्टार्ट किया, बस शुरू का वो स्टेप अंडरलाइन करके पढ़ना है ताकि एक बार पढ़ना पड़े, बारी बार पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। आप आराम से करिए और उसके हिसाब से आराम से अटेम्प्ट करते चले जाइए। तो ये तो तरीका हो गया आपका
जिसमें आपको पेपर के अंदर पहली बार में लग जाएगा कितने क्वेश्चन हो गए। हमारा तरीका क्या होना चाहिए, कम समय में ज्यादा आउटपुट हो। शुरू में हमारा स्टैटिक माइंड मेमोरी तरह से क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाए। और यह ध्यान रखना, जिनको आपने मेमोरी थॉट के हिसाब से फ्रेश मूड में, जब बिल्कुल तरोताजा हैं, कोई थकान नहीं, ना फिजिकल ना मेंटल, और बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको कभी भी रीथॉट मत देना आगे, क्योंकि अगले राउंड में आपको उन क्वेश्चन को देखना है जिसमें आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, आपको लगता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। इसका मतलब आप दिमाग मेंटल एक्सरसाइज चालू कर देगा, और मेंटल एक्सरसाइज चालू करने के बाद जिसका नेचर अब कंफ्यूजिंग हो गया है, जो दोहराए पर आ गया है, उसको अगर वापस से आप यूज करोगे उन क्वेश्चन को जिनको आपने फ्रेश मूड में किया था, वो दिमाग आपके कई आंसर को चेंज करा देगा, और जितने चेंज कराएगा जनरली सब गलत हो जाएंगे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल बच्चों के मिलते हैं। इसलिए बच्चों अभी से आपको बता रहा हूं, शुरू में फर्स्ट राउंड में जो आपने क्वेश्चन किए हैं जिसमें आप बिल्कुल तरोताजा हैं, पूरे फ्रेश हैं, उनमें जो आंसर आपने डिसाइड कर दिया है उसको बाद में रीथॉट मत देना। स्पेशली बायो में, स्पेशली हर सब्जेक्ट के सीधे थियोरेटिकल बेस, सीधे आपके लॉजिक बेस, सीधे आपके कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन पर कभी ऐसा मत करना जो प्लेन टाइनी क्वेश्चंस होते हैं, स्मूथ क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। और टेक इट इजी मेक इट इजी में आपने जितने क्वेश्चन कर लिए उनको काउंट कर लीजिए, फिर अगला राउंड लगाइए, क्योंकि आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हो रहा है। ये तरीका होता है, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन छांट के आपने कर लिए तो आपको लगता है यार कर सकते, पेपर बड़ा इजी है, आप पेपर पे हावी हो जाते हो। और अगले राउंड में तो आप आराम से दिमाग की ताकत लगाइए, डायनेमिक इसको दौड़ाइए, ये दौड़ेगा भी भागेगा भी, जो दोगे कमांड ये करेगा। और फिर आप देखिए आराम से जो क्वेश्चन आपको पढ़ने में लगा था अभी नहीं कभी, तो मालूम पड़ा वो भी आसान से हो रहे हैं। ये स्मार्ट तरीका है। आगे आपने उन क्वेश्चन को भी अपना बना लिया, और फिर आपकी ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी जो आपको बताई है उसमें तो आप आराम से ऑप्शन को फेल करके भी क्वेश्चन को अपना बना सकते हैं। तो बच्चों ये तरीका है, इससे आप कितना आसानी से अपने को इसमें देख सकते हैं। अब आता है कभी कदार ऐसा लगता है कि यार कोई क्वेश्चन हमको लग रहा है कि पढ़े हुए टॉपिक का है, लेकिन इसमें कोई भी थॉट डेवलप नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रही है, क्या पूछ रही है, लेकिन ये मालूम है कि पढ़े हुए टॉपिक का है। तो बच्चों एक तरीका बता रहा हूं, लास्ट में एक बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। ऊपर वाले ने हमारी सबसे गजब की पावर दी, विजुअल पावर, वो पढ़ाई में यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं, बचपन का कोई साथी आपका प्राइमरी स्कूल का है और नर्सरी सेक्शन का है, और वो आपसे बिछुड़ गया। आज वो 15 साल बाद 10 साल बाद कभी आपके सामने आके अगर एकदम आ जाए, या कभी ट्रैवलिंग में आपको मिल जाए, तो आप ऐसे बोलोगे क्या, यार नाम तो याद आ गया, चेहरा ध्यान नहीं आ रहा। आप क्या बोलोगे, चेहरा तो जाना पहचान लगता है, नाम याद नहीं आ रहा। एकदम चेहरा रिकॉल हो जाएगा। इसका मतलब हमारी सबसे गजब की पावर होती है विजुअल पावर। मैं तो साफ कह रहा हूं बच्चों, जो पढ़ाई आपकी लिखकर बोलकर समझ में नहीं आती या याद नहीं होती, उसको अगर दिखा दिया जाए, यानी विजुअल के हिसाब से दिखा दिया जाए, तो एक बार में समझ में आती है और ऐसी याद होती है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स का एक हिस्सा बन जाती है, एक परमानेंट स्टोरेज हो जाता है। भूलना चाहे तो भी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा हो जाता है। उस चीज को अपन यहां यूज करें, इसको ध्यान सुनना। कभी आपको लगता है कि एक कोई क्वेश्चन आपके पढ़े हुए टॉपिक का है, लेकिन उसको अंडरलाइन करके पढ़ते कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन कभी ऐसे हो सकते हैं कुल मिलाकर पूरे पेपर में। उसमें आप क्या करो, बस जैसा वो कह रहा है वैसे एक धीरे धीरे डायग्राम बनाते जाओ, फ्री एंड स्केच बनाते जाओ। वो क्या कह रहा है उसके लिए डायग्राम बनाते जाओ, जो वो दे रहा है उसको दिखा दीजिए। अब वो आपके साथ साथ चल रहे हो, मैंने शुरू में कहा था अगर ऐसे पढ़ोगे स्टॉप लुक एंड गो, तो वो आपका अंडरलाइन करने का तरीका में वो आपका फ्रेमवर्क, आपका हेल्पर बन जाएगा, वो आपका डायरेक्टर बन जाएगा, वो आपका इंस्ट्रक्टर बन जाएगा, वो आपका गाइड बन जाएगा। तो आप उसके साथ चल रहे हो, दोनों में एक ट्यूनिंग है। जैसे वो रुका आप भी रुक जाओ, आपको लग जाएगा अपने आप, क्योंकि आप बिल्कुल साथ साथ चल रहे हो कि ये क्या छुपा रहा है। ये जो छुपा रहा है, जहां ये मौन है, साइलेंस जोन है, वहां पर उसको भी दिखा दीजिए। करते हुए आप पढ़ते जाइए, स्टॉप पे ज्यादा रुकिए, आगे बढ़ते जाइए, जो जो नोन है उसे दिखाते जाइए। जहां पे वो हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है चुपचाप, जोन के हिसाब से साइलेंस जोन है, वहां पे उसको भी दिखा दीजिए। लास्ट में वो पूछेगा फाइंड आउट, आप बोलेंगे आंसर इज कमिंग टू आउट। वो बोलेगा इवोलेट, कैलकुलेट, आप समय सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इतना मोटिवेट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली जब वो बोलेगा आंसर,
तब तक वो डायग्राम आपका बन जाएगा। और डायग्राम बनते ही जिसमें नोन भी है, अननोन भी है, और कुछ कनेक्टर के रूप में जहां वो छुपा रहा था साइलेंस जोन में वो भी है, तो आपका डायग्राम अपने आप आपको पूरा हेल्प करेगा। क्योंकि डायग्राम में से 3 फायदे होते हैं। एक तो विजुअल चीज चालू हो गई तो दिमाग जल्दी से रिकॉल करता है, एक चीज सामने होगी तो कोई एरर नहीं होगी, गलती नहीं होगी, सिली मिस्टेक नहीं होगी, और तीसरा वो खुद बताएगा आप कहां से चालू करो और कैसे आपको एंड तक आंसर तक पहुंचा देगा। ये कहलाता है बच्चों डायग्राम अप्रोच, ये कहलाता है विजुअल पावर अप्रोच। इसमें मैं कहता हूं किसी भी सब्जेक्ट के लिए ब्रह्मास्त्र, जहां अस्त्र शस्त्र से क्वेश्चन नहीं होता वहां इस ब्रह्मास्त्र से हो जाता है। कभी भी ट्राई कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में जब भी आप अटके हो और आपके पढ़े हुए टॉपिक का उसको ट्राई करिएगा। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी तगड़ा हो, कितने भी दिमागों का जोड़ तोड़ से बन के बना हो, अब उसको भी निचोड़ करके आंसर निकाल लेंगे। मैं तो यूं बोलूंगा मस्ती के अंदाज में, जैसे ही बना उस क्वेश्चन का 100% डिटेल का डायग्राम, क्वेश्चन का वजन रह गया 2.5 ग्राम, बहुत हल्का हो जाएगा। 2.5 ग्राम मतलब बहुत ही लाइट, बहुत हल्का लगेगा क्वेश्चन आपको। इस अप्रोच को बच्चों जरूर यूज करिएगा। तो आज ये सेशन आपका लिया, आपको आगे कुछ और जरूरत हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या और जरूरत है। ऐसे सेशन और लेते रहेंगे, लेकिन बच्चों सीबीएसई को आप थैंक्स बोलिए। और अभी सीबीएसई ने ऐसा किया है कि आपके पैटर्न को ऑब्जेक्टिव कर दिया है, और टर्म 1 में आप ऐसी प्रैक्टिस जो चालू कर देंगे उससे आपकी बहुत स्ट्रांग डेवलप हो जाएगी फाउंडेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप 12 के साथ आराम से अपना जो ड्रीम सोचा है कि आपको डॉक्टर बनना है, कि आपको IITian बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टेड बनना है, जो भी बनना है, आप आराम से उस ड्रीम कॉलेज के लिए 12 के साथ सीधे आगे का सफर जोड़ लेंगे। यानी आप 12 के साथ ही निकलते निकलते आप अपने नाम के आगे फर्स्ट ईयर MBBS, फर्स्ट ईयर BTech, फर्स्ट ईयर चार्टेड, जो भी चाहे वो लगा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तो इसके साथ चलें, और आपको जो जरूरत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ध्यान से पढ़ूंगा, जो भी आपकी नीड होगी उसको लेके आऊंगा। और जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, ये सिलसिला थमेगा नहीं, हम चलते रहेंगे। लास्ट ईयर बच्चों के साथ भी ऐसा सिलसिला चल रहा है, और वो आगे मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं कि IIT कॉलेज जा रहे हैं, वहां तक उनको सफर के साथ लेके चल रहे हैं। उनके रिक्वायर्ड जो भी सेशन वो लेके आ रहे हैं। तो जो मेरे साथ चलना चाहता है आज ही तुरंत मेरे को जोड़ें अपने को। जो LN ब्रजेश माहेश्वरी मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और अपन मिलते रहेंगे। बस बच्चे बने रहना। बच्चों, आपको अपनी इस पढ़ाई के ट्रैक पे बहुत आसान कर दिया है सीबीएसई ने, लेकिन इंसान की पहचान मत भूलना, हमेशा मुस्कुराते रहना, बस बच्चे रहना। और बच्चे रहोगे तो कहीं भी पहुंच जाओगे, कोई भी मुकाम हासिल कर लोगे, और आगे हमेशा जिंदगी बढ़ते रहोगे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, महकते रहें, चमकते रहें, चहकते रहें, दमकते रहें, याद करते रहें, याद आते रहें, दिमाग से दुरुस्त रहें, शरीर से तंदुरुस्त रहें, और अपने विश्वास के कदम मंजिल को बढ़ाते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।